हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू एग्जाम साथी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम से ट्रायंगल। हम लोगों ने सर ट्रायंगल में टोटल अब तक की मैं बात करूं तो टोटल सर हम लोगों ने 3 लेक्चर्स देख लिया है। जो पहला लेक्चर था सर उसमें मैंने आपको बेसिक ट्रायंगल से बारे में सिखाया था कि भाई ट्रायंगल क्या होता है, कैसे करना होता है। फिर 6.2 फिर 6.2 मैंने कवर किया था, उसके 2 लेक्चर्स थे। आज सर मैं 6.3 कराने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले सर आप देखो मैंने लिख रहा था ट्राइंगल इंट्रो 6.3। अब सर इसका मतलब क्या है भाई? देखो इसका मतलब ये है कि भाई देखो जो ट्राइंगल चैप्टर है ना, उसमें मैं अगर एक चीज बात कहूँ तो भाई एंगल्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर तुमको एंगल्स के बारे में बहुत नॉलेज नहीं है तो ये चैप्टर तुम्हें समझ में नहीं आएगा। जितने भी बच्चे होते हैं जो भाई 10th में से 11th में जाते हैं, आर्ट्स से रहते हैं, उनका एक बहुत दर्द भरा चैप्टर होता है, वो होता है ट्रायंगल्स। अगर आप ट्रायंगल्स को नहीं समझते हो तो यार बहुत दिक्कत आने वाली, लिटरली बता रहा हूँ। और सर ट्रायंगल्स समझ में क्यों नहीं आते? वो है सर नाइन्थ। भाई नाइन्थ ही नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा सर 6, 7, 8, 9। इसके कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता। क्लास 6 से जो लाइंस वाला चैप्टर होता है ना सर, वो शुरू हो जाता है, जिसमें हमें आकृतियों को समझना होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स होती है, उनको समझना होता है। जो बच्चे इस चीज को नहीं करते भाई, उनको एंड इस चैप्टर में बहुत ज्यादा समस्याएं आती है। अब से ये समस्या जो आती है इसको हम कैसे ठीक करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा सा मैं ब्रेक लेता हूँ, ठीक है? तो ये सब चीजें हम करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा चैप्टर है भाई, जो अगर आप नहीं करोगे तो आपका ही घाटा होगा। घाटा क्या होगा सर? घाटा ये होगा कि आपके एग्जाम में नंबर नहीं आएंगे। अगर ट्रायंगल चैप्टर पर पकड़ करनी है, अगर आपको ट्रायंगल चैप्टर बहुत स्ट्रॉन्ग करना है तो भाई इसके दो चीज है। पहला तो भाई आपको 9th का ट्रायंगल आना चाहिए। अगर नहीं आता चलो मैंने एक चीज मैं उसको पढ़ा दूंगा। क्लास 9th में एक चैप्टर था, चैप्टर मुझसे कहे तो आपको जहां तक मुझे याद है 6 चैप्टर था, जिसका नाम था लाइन्स एंड एंगल्स। हमारे टाइम पे सर चैप्टर नंबर वो 6 हुआ करता था, फिर ट्रायंगल 7 हुआ करता था। अब तो भाई चैप्टर रिड्यूस कर दिया है सीबीएसई वालों ने, तो शायद 5 और 6 हो गया होगा। बट हाँ, आपको ट्रायंगल्स और लाइन्स एंड एंगल चैप्टर बनना पड़ेगा, तभी आपको सर ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। लेकिन सर आप बताओ क्या करें? अभी हम 10th का पढ़े या फिर 9th का पढ़े? तो देखो यार, मैंने एक चीज सोची है कि भाई क्या करूं। आज चूंकि मेरे को लेना है सर एक्सरसाइज 6.3 का बेसिक इंट्रो में लेने वाला हूँ आप लोगों की क्लास से। तो मैं उसमें सोच रहा हूँ कि भाई मैं आपको पहले जो लाइन सेट एंगल का जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है, लाइक एंगल्स क्या होते हैं, उसमें आपने बहुत सी प्रक्रिया है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, बहुत सारी चीज, वो सारा मैं आपको पढ़ा दूं। और आज का जो लेक्चर वो ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, 20 से 25 मिनट के लेक्चर होगा, उसमें मैं सारी चीज कवर करूंगा, ठीक है? ओके सर, कवर करते तो शुरू करें? हाँ सर, शुरू करते। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि मैंने आपको एक चीज बोली थी, क्या बोली थी सर? अगर आपकी अभी प्रिपरेशन ठीक नहीं है तो अभी तो अक्टूबर आ गया भाई। अक्टूबर से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपना क्रैश कोर्स लॉन्च करेंगे। क्या सर आप उन क्रैश कोर्स के ट्रैप पे फंसोगे बच्चों? बताओ। आपसे मेरा एक सवाल है, क्या अब ये जो क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, क्या इनके ट्रैप में आप फंसोगे? लिटरली बता रहा हूँ भाई, पूरी बकवास चीजें हैं। आप सोचो तो सही, आप जस्ट इमेजिन करो यार, जो चीज की जो बंदा भाई इस बार पूरे में बात करूँ तो 46 लैक्स, 40 लाख मान के चलो, 40 लाख बच्चे जो है ना 11th और 12th का पेपर, सॉरी 10th और 12th का पेपर दे रहे हैं। अगर मैं एक चीज निकालू तो भाई कब लगभग कहूँ तो 15-20 लाख तो बच्चे होंगे 10th में, वो पेपर दे रहे हैं। अब 15-20 लाख में कुछ ऐसे बच्चे होंगे ना भाई, 1-2 लाख तो बच्चे होंगे ना जो शुरू से ही तैयारी कर रहे होंगे। हाँ, अब जो शुरू से तैयारी कर रहे हैं सर उनको पता पेपर की वैल्यू क्या है। और ये जो लोग हैं जो लास्ट मोमेंट पे आके 2-4 महीने पहले, 2 महीने पहले कहते हैं कि भाई आओ हमारे क्रैश कोर्स में, हम आपको पूरा ए टू जेड सिलेबस कवर करेंगे, तो क्या सर ये चीज सही नहीं है यार? आप सोचो सही, कैसे आप किसी भी चीज को सर 2 महीने में कैसे कवर कर सकते हो? पूरी क्लास 10th का सिलेबस हलवा नहीं है भाई। ये मैथ के चैप्टर तू देख रहा है, ट्रायंगल चैप्टर, इसमें कहूं तो 10th अगर 100% की बात करो तो केवल 10th का 20% ही यूज है। बाकी जितने तुमने पुराने चैप्टर्स पर रखा है ना उसमें इसका यूज है। तो कहां से तुम कर लोगे चैप्टर? इसमें तो भाई बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स है जो क्लास 9 से उठाए गए हैं। 9th का कॉन्सेप्ट यूज होता है आपका, नंबर सिस्टम से उठाया गया है सर, नंबर सिस्टम उठाया गया रियल नंबर में। फिर आपका जो पोलिनोमियल चैप्टर पढ़ा, चैप्टर 2 से आपको फैक्टराइजेशन से सिखाया था 9th क्लास में। फिर चैप्टर 3, चैप्टर जो 3 है ना, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चैप्टर का मिक्सचर क्लास 9th का। फिर चैप्टर नंबर 4 आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये चैप्टर में कैसे तो नया है? चैप्टर नंबर 5 नया है, चैप्टर नंबर 6 तो वही है। चैप्टर नंबर जो 7 है, चैप्टर नंबर जो 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, भाई पूरी क्लास 9th का है। और पूरे क्लास 9th में हम लोग सीखा था ना कि भाई ये क्या बोलते हैं, ऑप्सिस, सॉरी 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 सॉरी, उसमें होते हैं ओरिजिन क्या होता है, एब्सिसा क्या होता है, ये सब क्लास 9 सिखाता है। एंड क्लास 10th में सर एक चैप्टर आता है ट्रिग्नोमेट्री। एंड ट्रिग्नोमेट्री चलो मैं कहता हूँ नया है, लेकिन अगर आपको ट्रायंगल्स की नॉलेज है, बेसिक बेसिक नॉलेज है, तो आप ट्रिग्नोमेट्री डेफिनेटली कर सकते हो, है ना? एंड अगर आपको
फिर आपको सर आता है चैप्टर नंबर आता है 10। यानी सर चैप्टर नंबर 9 तो भाई वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तो आराम से कर लोगे। चैप्टर नंबर जो 10 आता है सर वो सर करते हैं। क्लास 10 का सर नहीं पता है तो चैप्टर भूल जाओ, नहीं होगा। मैं यहाँ पे वो नहीं कहने वाला हूँ, ठीक है। फिर सर इसके बाद और चैप्टर्स होते हैं, लाइक जैसे कि इसके बाद आता है सर एरिया रिलेटेड टू सर, ये चैप्टर चलो बोल दो नया है, लेकिन चैप्टर सर उसके बाद आता है सर स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, एरिया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, किसका, 9th का। तो मैं एक चीज तो हमेशा कह सकता हूँ ना कि क्लास 10th में जो है ना 50% टॉपिक्स जो है क्लास 9 से उठाएंगे, हाँ उठाएंगे। क्लास 9 नहीं पढ़ी तो भाई 10th बेकार जाएगा, मैं कहता हूँ। तो क्लास 9 को अच्छे से पकड़ लो ना, फिर 10th में अच्छे से कर लोगे। और 10th का अच्छे से नहीं पढ़ी, 11th तो साइंस ले दो तो बैंड बच जाएगी तुम्हारी। तो भाई करो। अब 2 महीने की ट्रैप पे मत फंसो भाई, पूरी प्लेलिस्ट बना रखी, जाओ देखो यार। टाइम तो घर पे रहते हो ना, यहाँ प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट वीडियो देखो, कॉन्सेप्ट करो, फिर एसबीएस देता हूँ, उससे क्वेश्चन लगा लो, काम खत्म। इससे ज्यादा क्या चाहिए बच्चों को, नहीं चाहिए कुछ। तो करो भाई, है ना। तो चलो सर आज आप शुरू करो। आपने बहुत ज्यादा ज्ञान दे दिया, ठीक है भाई। बस एक ही चीज कहूंगा कि ट्रैप में मत फंसना। ये जो महीना है ना अक्टूबर नवंबर वाला, ये मंथ ऑफ ट्रैप। इस महीने में बहुत सारे ऐसे एडुकेटर आएंगे जो अपने क्रैश कोर्स लॉन्च करेंगे, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर आएंगे जो कहेंगे कि आओ मैं 2 महीने में सिलेबस करूंगा। मत ट्रैप में फंसना। हम लोग यार ऑफलाइन पढ़ाते हैं, हमें पता है ना बच्चे की प्रॉब्लम क्या है। जैसे तू मुझे देख रहा है, मुझे पता है तेरी प्रॉब्लम क्या है। तेरी प्रॉब्लम ये है कि भाई मुझे सर कोई ऐसा सवाल दे दे, +2 -2 +0 क्या होगा, मुझे नहीं पता, नहीं कर पाएगा तू, बता रहा हूँ। हमें पता है, हम ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाते हैं, हमें पता है बच्चों को कहाँ कहाँ समस्या आती है। भाई जो बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, जो बच्चे मतलब जिनकी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होता है, वो तो कहीं से भी पढ़ लेंगे। लेकिन जो बच्चे तेरे जैसा वीक बच्चा है, तू वीक है भाई, अपने आप को तो इतना वो मत समझ कि मैं बहुत अच्छा हूं। नहीं कर पाएगा। हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते हैं, 9th 10th के बच्चों को पढ़ाते हैं, हमें पता है बच्चों को कहाँ कहाँ समस्या आती है। अभी जो गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा होता है भाई, उसकी मैथ तो तुम भूल ही जाओ। क्लास 9th में आकर उसे मैथ नहीं आती है, अगर एक कुछ बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन नहीं कर पाए, इंग्लिश पढ़ेंगे तो नहीं कर पाए। प्राइवेट स्कूल बच्चे तो थोड़ा बहुत कर लेंगे, लेकिन वो भी लल्लू होते हैं। तो भाई इन ऑनलाइन ट्रैप में मत फंसो। मैंने उसी भी तुम्हें कहा था कि भाई अपने एरिया में किसी भी एक टीचर को पकड़ो जो थोड़ा बहुत बच्चों को पढ़ाता हो, उनसे कहोगे सर मुझे पढ़ना, आप मुझे पढ़ा सकते हो, डेफिनेटली वो पढ़ाएगा। तुम्हें लगता है कि भाई ऑनलाइन में 3,000 रुपए देंगे, 4,000 रुपए देंगे, पूरे साल वो बंदा पढ़ाएगा? तो ये भी तो सोच भाई, पूरे साल तेरे को क्या पढ़ाएगा? सिर्फ तू वीडियो लेक्चर देखने के लिए, तू ये सोच रहा है कि तू किसी मूवी के लिए पैसे दे रहा है। तो जो वीडियो लेक्चर देखता है, ये बता, जो तुम वीडियो लेक्चर देखते हो, उसमें क्या तुम टीचर से फ्रेंडली सवाल पूछ सकते हो? जैसे मान लो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो बच्चे को मन में जो भी सवाल आता है कि भाई ये कैसा है, वो कैसा है, मैं उनकी कॉपी चेक करता हूँ, भाई तुम गलती कहाँ कर रहे हो, फिर अपने उनके जो प्रॉब्लम होती है उनके हिसाब से ना मैं डिजाइन करता हूँ ताकि मुझे आगे क्या क्या कराना है। क्लास 8th का बच्चा, ठीक है, क्लास 8th के बच्चों को जैसे प्लस माइनस -2 +3 क्या होता है ये नहीं आता, पहले मैं उसे ये सिखाऊंगा ना। ये तो भाई मेन कहते फाउंडेशन है। तो ये चीजें हैं जो सिखानी पड़ेगी, है ना। क्लास 10th में भी जब मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो भाई देखो तुमने मेरी बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर देखा ही होगा। उसमें तुमने देखा था मैंने कितने बेसिक से पढ़ाया था बच्चों को, है ना, गिनती से शुरुआत करी थी। तो भाई हमें पता है बच्चों को कहाँ का दिक्कत आती है। हम वो ऑनलाइन वाले एजुकेटर नहीं है, है ना, ऑनलाइन वाले यूट्यूबर नहीं है जो ये करेंगे वो कर लो, ये कर लो, नहीं होगा यार, है ना। तो भाई चलो अब हम शुरू करते हैं भाई, अब ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। हाँ, और माइक चालू है यार, पर बहुत बार ऐसा होता है कि माइक अपने आप बंद हो जाए। और चलो ठीक है, तो चलो सर आप पढ़ाना स्टार्ट करो। क्लास क्लास 9 के कॉन्सेप्ट से मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई क्लास 9th कॉन्सेप्ट। भाई देखो क्लास 9th का कॉन्सेप्ट है। और जो बच्चे कहेंगे सर हम क्लास 10 क्लास 9 में क्यों पढ़े भाई, तो देखो मैं एक चीज कहूंगा, पढ़ना है तो पढ़ ले, वरना क्लास से चले जाए। तेरे कहने से मैं चीजें नहीं करूंगा, मुझे पता है कहाँ किस चीज की रिक्वायरमेंट है। तू कौन होता है कहने में? नहीं सर कुछ नहीं होता, तो क्या पढ़ लो यार, है ना। ओके सर, तो जो पढ़ा रहा हूँ चुपचाप पढ़ लो, पिन ड्रॉप साइलेंट हो गए, है ना। हो गया सही। अरे यार ये फोकस आज कर नहीं है दोबारा। तो सर देखो क्लास 1 कॉन्सेप्ट आज क्या पढ़ाऊंगा भाई। देखो मैं ना आपको पहले तो मैं लाइन से स्टार्ट करूँ, पहले तो मैं आपको पॉइंट से स्टार्ट करूंगा। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट क्या होता था? देखो पॉइंट जो होता है ना, जिसकी कोई ना ही तो बिंदु, ये आपको दिख रहा बिंदु है। अब बिंदु क्या होता है भाई? जिसका ना कोई शेप होता है ना कोई साइज होता है। अब मैं आपको कहूँ कि भाई तुम इसका मुझे शेप बता दो, कुछ साइज हो, तो तुम ऐसे तो करोगे सर देखो ये रहा इसका रेडियस, हम इसका एरिया निकाल लेंगे, शेप बता देंगे, नहीं होगा। तो बिंदु क्या होता है सर? पॉइंट क्या होता है? ना कोई शेप होता है ना कोई साइज होता है, ठीक है। दूसरा होता है सर लाइन। लाइन क्या होता है ये बताओ। देखो लाइन क्या होता है, जैसे मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। अगर मैं इन सबको ज्वाइन कर दूं तो मेरी एक लाइन बन जाएगी।
है ना? जब जब आप पॉइंट्स को क्या करोगे ज्वाइन करते जाओगे तो आपकी क्या एक लाइन बन जाएगी। ओके सर। फिर आता है सर दूसरा चीज आता है सर आपका रे। रे क्या होता है भाई? देखो रे क्या होता है? रे रे को आप लोग इंग्लिश में कहते हैं किरण। मैंने जब बेसिक मैथमेटिक्स लिया तो मैं कराया था भी, लेकिन फिर दोबारा देख लो। रे क्या होता है? इसके सर एक एंड पॉइंट हो, जैसे मान लो ये रे हो गई, इसका एंड पॉइंट ये आगे जाते जा रहा है, इसका मतलब सर ये और भी आगे जाएगा, तो ये एंड पॉइंट हो गया। दूसरी होती है सर लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है भाई? जिसके दो एंड पॉइंट हो, मतलब कि सर ये एंड पॉइंट है तो एक एंड पॉइंट ये होगा, एक एंड पॉइंट ये होगा, बस। बस इतना ही करना। लाइन्स में सर आपको इतना ही इतना करना, बस बस। लाइन्स हो गया खत्म, बस। जितना देर को आवश्यकता है उस समय का खत्म हो गया लाइन। बस इतना ही, 4 पॉइंट्स। अब सर एंगल्स आता है। अब देखिए एंगल्स क्या होता है, हम इसे मिटो दो, नहीं यहाँ मिटो बस, यहाँ एंगल्स, ठीक। एंगल्स बताओ सर क्या होता है? देखो अभी भी आप लोगों ने रे पढ़ा। मान लो सर रे क्या होता है? एक रे तो ऐसे जाएगी, ठीक है, ठीक है, ओके। एक लाइन मैंने ऐसे खींच दिया, एक रे ऐसे खींच दिया, ओके। अब मान लो सर मैंने क्या किया, एक रे ऐसे खींच दिया, ठीक है। अब भाई इनके बीच में जो एंगल बन रहा है ना, जिसके वजह से जो ये जो कुछ बन रहा है, दिख रहा है इनके बीच में सर ये झुकाव यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो आप लोग, ऐसे भी कर सकते हो, ये ऐसे भी कर सकते हो, डेफिनेटली, है ना? तो ये जो झुकाव है ना सर, इसी को क्या कहते हैं सर? हम एंगल कहते हैं। अब भाई हमें करना क्या, जैसे मान लो सर ये कह लो तो दो लाइन, दो रे के बीच में जो भी कुछ बनेगा ना उसे एंगल कहते हैं। जैसे मान लो सर ये रे हुई ऐसे, एक रे हो गई ऐसे, इसके वजह से एंगल ये बनेगा। ये एक रे हुई ऐसे सर, इसके वजह से एंगल ये बनेगा। ये रे हुई ऐसे, इसके वजह से एंगल ये बनेगा। ये रे हुई ऐसे, इसके वजह से सर एंगल ये पूरा बनेगा, ठीक है। और भाई यहाँ से नहीं होता एंगल, ये एंगल यहाँ से होगा, ठीक है। और एक लाइन ये हो गई तो भाई यहाँ से लोगे एक रे ऐसे आएगी, ठीक है। फिर इसमें सर ऐसे चली आएगी, तो भाई ये एंगल्स हो गए। बट सर हमें क्या करना है सर? हमें ना इनके डिफरेंट टाइप्स करना है, तो मैं उन सभी डिफरेंट टाइप्स आपको कराता हूँ। तो पहले तुम्हें आप हेडिंग लिख लो भाई, बेसिक एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। बेसिक एंगल्स आप हेडिंग लिख लो, फिर मैं आपको कराता हूँ, ठीक है, ओके। भाई सभी क्लास 9 के कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सर पहला आपका एंगल जो आता है ना सर, वो आता है सर आपका अक्यूट एंगल। अक्यूट यानी सर न्यून कोण। आपने बहुत क्लास आप जब चैप्टर नंबर 8 पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा सर अक्यूट एंगल क्या होता है। अक्यूट एंगल जहां पे आपको न्यून कोण लिखा होगा कहीं ना कहीं, न्यून कोण। अब न्यून कोण होता क्या है भाई? देखो न्यून कोण की बात करें ना, ऐसे एंगल जो, जैसे मान लो सर एंगल, एंगल को दिखाते कैसे भाई? एंगल को ऐसे दिखाते हैं थीटा से। ये जो थीटा होता है भाई, इसे हम लोग एंगल कहते हैं, ठीक है भाई। क्यों मत बोला, मैं थीटा ऐसे बनाता हूँ, ठीक है, ठीक है। ये थीटा। अब ऐसे एंगल जो 0 डिग्री से बड़े हो और 90 डिग्री से क्या हो, छोटे हो, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, 90 डिग्री से क्या हो सर, छोटा हो। अब सर ये मुझे सिंबल समझ में नहीं आया, ये जो आपने ये और ये लगाया, इसका मतलब क्या है ये बताओ। देखो भाई, जो भी चीज बड़ी होगी ना, मुंह उधर ही खुलेगा। देखो जैसे मान लो मैंने कहा कि ऐसे एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा है, अभी 0 से बड़ा है तो मुंह ऐसा खुल गया। 90 से छोटा तो बस मुंह इधर खुल गया, बस। 90 से छोटा नहीं, बड़ा, 90 से बड़ा कर देते हैं एंगल्स जो 90 से छोटे, ऐसे ही हुआ, ठीक है, ठीक है। हाँ सर, तो ऐसे एंगल जो सर क्या करते हैं, 0 डिग्री से तो बड़े होते हैं, बट 90 नहीं, 90 डिग्री से बड़ा हुआ ना, ये तो छोटा करना है ना, हाँ। तो सर ये मुंह इधर खुलेगा इसका, 90 डिग्री से छोटा हो। ऐसे एंगल जो 0 डिग्री से बड़े हो और 90 डिग्री से छोटा, उसको कहते हैं सर अक्यूट एंगल, न्यून कोण। अब सर एंगल बनता कैसे? देखो भाई बनता कैसे इन द सेंस की ना, हम क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे खींच देंगे एंड दूसरी लाइन होगी सर ऐसे खींच देंगे, फिर हम इसका मेजर करेंगे। भाई मेजर करोगे तो सर ये हमेशा जो दिखेगा ना सर, ये हमेशा 90 डिग्री से कम ही आएगा। आपको 90 डिग्री से हमेशा कम ही दिखेगा, 90 डिग्री से बड़ा नहीं होगा ये चीज, ठीक है। अब सर क्या होता है, दूसरा एंगल जो होता है ना, दूसरा एंगल क्या होता है? दूसरा एंगल से जो होता है ना आपका राइट एंगल होता है। राइट को जैसे हम लोग कहते हैं समकोण। अरे यार समकोण जो होता है ना, बहुत अच्छा चीज होता है ना। पूरी जो ट्रिग्नोमेट्री है सर वो राइट एंगल पे ही टिकी हुई है, तो देख लो इसे। समकोण क्या होता है? जैसे मान लो सर एक लाइन ये हो गई ऐसे जा रही है, और एक लाइन मैंने ऐसे खींची बिल्कुल इसके ठीक सामने, तो इनके बीच में ये एंगल बन रहा है ना, तो इसको कहते हैं सर 90 डिग्री एंगल। ये जो होता है समकोण होता है। बताओ आए समझ में नहीं? इसका जो एंगल होता है सर ठीक और ठीक 90 डिग्री का ही इक्वल होता है, 90 डिग्री। इसका जो थीटा होता है 90 डिग्री का होता है। दूसरा होता है सर ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। इसे हिंदी में कहते हैं भाई अधिक कोण, ठीक है। अब ऐसे एंगल जो भाई 90 से तो बड़े होते हैं, 180 से छोटे होते हैं। अब सर देखो ये एक लाइन ऐसे जा रही है, अब भाई पहले तो जैसे ये कुछ ऐसा बन जाएगा, या फिर कुछ इसका तो ऐसा बना लो ऐसे,
अब ये जो एंगल आपको दिखेगा सर, ये थीटा, ये तो भाई 90 से तो बड़ा ही होगा, बट 180 से क्या होगा सर, छोटा होगा। 90 से तो बड़ा होगा, बट भाई इसका क्या होगा, 180 से छोटा होगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है, हाँ। अब तीसरा जो आपका आता है ना सर, वो होता है आपका, एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। ठीक है, जो तीसरा होता है ना सर, वो होता है सर आपका स्ट्रेट एंगल, चौथा, है ना। अब यार स्ट्रेट एंगल क्या होता है भाई, देखो हिंदी मुझे भी नहीं पता इसे क्या कहते हैं। स्ट्रेट एंगल मतलब कि, देखिए स्ट्रेट एंगल मतलब कि सीधा रैखिक कोण, ठीक है। जैसे ये लाइन हो गई, भाई देखो ये पॉइंट ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, अब मैं ठीक इसकी यहाँ से ऐसे लाइन खींच दिया, तो इनके बीच में ये एंगल बनेगा। ये एंगल जो होता है सर हमेशा वो एक 180 डिग्री होता है। पांचों जो होता है सर, वो होता है रिफ्लेक्सिव एंगल, प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती, वर्ती वर्ती प्रतिवर्ती कोण है। हिंदी भाई सब बहुत हिंदी है। प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण होता क्या है? प्रतिवर्ती कोण जो है ऐसे एंगल जो कहते हैं 180 से बड़े होते हैं, बट 270 से छोटे होते हैं। यहाँ पे सिर्फ 360 से छोटे होते हैं, बस ऐसे करो, 360 से छोटे होते हैं। यहाँ से कुछ ऐसा एंगल हो जाएगा, ऐसा। ये एंगल आपको दिख रहा है। अब भाई ये एंगल पता है ऐसे नहीं लेना होता, ये एंगल हमेशा ऐसे लेना होता है। अब ये जो एंगल होगा ना सर, ये हमेशा ये थीटा जो होगा 270 से तो बड़ा होगा, बट छोटा किससे होगा सर, 360 से। अब भाई चौथा जो होता है ना सर, वो होता है सर आपका कंप्लीट एंगल। ठीक है, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है सर, ऐसे एंगल जो एग्जैक्ट 360 डिग्री के होते हैं, पूर्ण कोण, संपूर्ण कोण से। जैसे मान लो सर एक लाइन ऐसे स्टार्ट करी, और दूसरी लाइन में ठीक सर हमने इसे ऐसे ही स्टार्ट कर दी, तो इसका सर ये एंगल बनेगा, और ये पूरा एंगल सर कितना होगा, 360 डिग्री इक्वल होगा। बस ऐसे करना है। समझ में आई नहीं है, पहले ये बताओ। देखो ये एंगल आपको यहाँ पे खत्म होता है। अब मैं ना आपको कुछ रिलेशंस कराऊंगा कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरा कोण, संपूरक कोण, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर, वर्टिकल, क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले आप इसकी फोटो ले लो, तो मैं देख लेता हूँ भाई आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ना, डेफिनेटली तो दिख रहा है अच्छे से। ठीक है सर, हाँ दिख रहा है। ठीक है, हाँ हाँ मिटो दो सर, हमें दिख रहा है। मिटो दो भाई, बताओ। हाँ मिटो दो सर। समझ में आया नहीं है, प्लीज बताओ। आगे अब बात करते हैं सर एंगल पेयर रिलेशन, यानी कि सर जब दो एंगल्स, मतलब कि अब पहले तो एक एंगल था, है ना, अब दो एंगल्स की बात करते हैं। अब देखो जब भी आपके दो एंगल्स हो गए, जैसे कि मान लो मैं बोलता हूँ ऐसे, एक एंगल ये हो गया, जैसे मान लो सर एक लाइन को आपने ऐसे की, यहाँ से मान लो सर एक एंगल ऐसे बनता है, इसे बोलते हैं थीटा 1, ठीक है। एंड दूसरा एंगल जो होता है सर, उसे बोलते हैं सर थीटा 2। अगर मैं कहूं कि भाई इफ, यदि थीटा 1 प्लस थीटा 2 इसका जो योग है सर 90 डिग्री के बराबर आ रहा है, तो इस तरह के जो एंगल्स होते हैं ना सर, इसे कहते हैं पूरक कोण, यानी सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब कि सर जब भी सर दो एंगल्स इसका सम जो होगा सर एक 90 डिग्री के बराबर होगा, उस तरह के जो एंगल्स होते हैं ना सर, उसको हम लोग कहते हैं सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बताओ आई नहीं समझ आ गया। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपसे कोई पूछेगा तो बता सकते हो, हाँ सर हम बता सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि सर दो एंगल का सम जो होगा ना, वो 90 डिग्री होगा। अब भाई कुछ एंगल ऐसे भी हो सकते हैं, मान लो सर इफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस तरह के जो एंगल्स होते हैं ना सर, उसे सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि समपूरक कोण। ठीक है, अभी बनेगा, मान लो सर ये एंगल हो गया, एक तो तुम्हारा ऐसे बन गया, ठीक है, थीटा 1। अब मान लो सर ये जो थीटा 1 बना है 60 डिग्री का बना है, तो सर दूसरा एंगल आपको 180 डिग्री बनाना है, तो दूसरा एंगल जो होगा सर आपको 120 डिग्री बनाना पड़ेगा। तो 120 डिग्री यहाँ पे मुझे लगता है ऐसे होगा। बताओ भाई, देखो यहाँ पे तो 90 डिग्री होती है, 30 तो मान ही सकते ना, 120 डिग्री हो गया। तो भाई देखो थीटा 1 प्लस थीटा 2
अगर मैं इसको जोड़ता 180 डिग्री आता, तो ये 60 हो गया प्लस ये 180 हो गया 180, तो भाई 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री, और ये दोनों बराबर आते हैं तो हम इसे कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल होता है। लेकिन अगर बुक में कभी ऐसा कह देता है कि भाई दो कोण जिसमें एक कोण जो है 95 डिग्री है, दूसरा कोण हमें पता नहीं है और ये सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं, तो भाई एक कोण इसने कहा 55 डिग्री, मान लो कितना 95 है ना 95, तो 95 दूसरे कोण को x मान लो और सप्लीमेंट्री बनाते हैं यानी 180 डिग्री। आप सर सप्लीमेंट्री माइनस कर दोगे 180 में से जब आपका 95 जाएगा तो सर ये हो जाएगा आपका 85। तो ऐसा करना है क्वेश्चन को, तो ऐसे। तो भाई ये बहुत ज्यादा चीज कह दो इंपोर्टेंट चीज है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा आता है सर, होता है एडजस्टेंट एंगल। मतलब कि सर एडजस्टेंट एंगल क्या होता है, इसको लिख लेंगे सर। बात करते हैं सर एडजस्टेंट एंगल, मैं बोल नहीं पा रहा हूं बट एडजस्टेंट एंगल अब होता क्या भाई, देखो सॉरी, जब भी मान लो सर एक लाइन तो ये जा रही है ऐसे, एक रे ऐसे ले रही है बोल दीजिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया सर, एक रे ऐसे खींच दिया, इसे बोल दिया थीटा वन, और भाई मैंने इसी लाइन से ना एक रे ऐसे खींच दिया, इसे बोल दिया मैंने थीटा टू। समझ रहे हो, हाँ सर। तो भाई होगा क्या, होगा ये कि ना इसमें जो थीटा वन एंड थीटा टू जो होगा ना सर, थीटा वन एंड थीटा टू, इसे कहेंगे कि सर ये एडजसेंट एंगल। अभी एडजसेंट एंगल क्या होता है, बोले कि सर जो सेम है वर्टेक्स है, भाई देखो ये जो होता है ना वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स जो एक ही वर्टेक्स से, मान लो सर एक ही वर्टेक्स से दो दो एंगल बन रहा है भाई, थीटा वन, सॉरी थीटा वन है ना, हाँ थीटा वन एंड थीटा टू, अभी दोनों से सेम वर्टेक्स से बन रहा है। अगर सेम वर्टेक्स से बनेगा तो इसको क्या कहते हैं सर, इसको हम कहेंगे सॉरी एडजेसेंट एंगल, ठीक है। अब इसके बाद आता है सर लीनियर। तो आप लीनियर पेयर क्या होता है देख लो भाई, रैखिक युग्म कहते हैं हिंदी में, ठीक है सर लीनियर पेयर को। एडजेसेंट एंगल की मुझे भी हिंदी नहीं पता बट ठीक है, अब इंग्लिश में याद लो ना, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है भाई, ये देखो लीनियर पेयर मतलब कि सर जैसे मान लो भाई, ये मान लो भाई जैसे ये एंगल है, ठीक है, ठीक है, ये रे है, सॉरी ये रे ऐसे आ रही है और एक रे जो है ना सर वो ऐसे आ रही है। अब मैं कहूंगा सर ये जो होगा ना सर ये 180 डिग्री बनाएगी, लीनियर पेयर बनाएगी, है ना। तो मैं कहूंगा कि सर देखो ये जो लीनियर पेयर बनाएगी, इनका जो ये होगा 180 डिग्री होगा। या फिर दूसरे तरीके से देखो, दूसरे तरीके से देख लो, होता क्या है बुक में ऐसे गिवन होती है, जैसे मान लो गिवन ऐसे तरीके बुक में, और एक रे ऐसे काट रही है, एक लाइन ऐसे काट रही है, ठीक है, ठीक है। तो मान लो सर बुक वाले कहते हैं कि भाई ये जो एंगल है ना, मैं तेरे को बोल दिया कि भाई ये एंगल मान ले तेरी 45 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल मुझे नहीं पता कितनी है, तो ये एंगल बता। तो भाई देखो अगर मैं कहूं कि भाई मैं अगर इसको इसको जोड़ दूं तो मेरी एक लाइन ऐसे मिल जाएगी, मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों एंगल को जोड़ दूं तो मेरी एक लाइन ऐसे बन जाएगी, यानी कि सर 45 डिग्री प्लस एक्स, और इसको जोड़ूंगा तो मेरे 180 डिग्री मिलेगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 180 में से आप 145 को घटा दोगे तो ये हो जाएगा 5 4 155 डिग्री, सो 140, ओहो ओ 35 हो गया 135 डिग्री। तो ये जो एंगल होगा सर ये पूरा एंगल 135 डिग्री होगा। तो भाई लीनियर पेयर का यहाँ पे यूज बहुत अच्छे तरीके से होता है, ठीक है, ओके सर। तीसरा आता है सर, और नेक्स्ट जो आता है सर वो होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है कोई मुझे बताएगा, हाँ बताता हूँ मैं आपको। वर्टिकली अपोजिट एंगल कहे तो मतलब कि सर वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि वर्टिकली अपोजिट, ओ डबल पी आई एस टी, अपोजिट एंगल ट्रायंगल। अब भाई होता क्या है ये तो देखो, वर्टिकली अपोजिट एंगल जब भी जैसे मान लो मैंने क्या किया, एक लाइन ऐसे एक रे ऐसे बनाया, एक लाइन सेगमेंट मैंने ऐसे बनाया, एक लाइन सेगमेंट मैंने ऐसे बनाया, मैंने इनका सर नाम दे दिया ए बी सी डी। फिर मैंने कहा कि भाई देखो ये जो एक दूसरे को जहां पे काटती है ना वो बिंदु ओ है, ठीक है। अब भाई देखो ये जहां पे काटती है तुमको मैं एंगल लिखना सिखाता हूँ। अब भाई देखो ये लाइन यहाँ पे और यहाँ पे, जैसे ये लाइन ऐसे आ रही है, ये लाइन ऐसे आ रही है, इनके बीच में टोटल 4 एंगल बन रहा है। 4 एंगल कैसे बन रहा है, ए ओ बी, एक एंगल ये बन रहा है। अब इस एंगल को लिखना है तो भाई देखो जब भी एंगल लिखूंगा ना तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे शुरुआत करना है कि आप यहाँ पे चलो और बिना कहीं पे कटे हुए दूसरी लाइन पे आ जाओ। मतलब कि सर यहाँ पे चला ए ओ बी चला, अब देखो इधर, अब मैं यहाँ पे चला ना तो मैं इसे लिखूंगा कैसे, मैं इसको लिखूंगा ऐसे ए ओ बी। अब सर ये जो बीच वाला होता है ना ये रिप्रेजेंट करता है कि आप इस एंगल की बात कर रहे हो। इसको मैं दूसरे तरीके से भी ले सकता हूँ, ले सकता हूँ बी ओ ए, बी ओ
ए ओ बी, ए ओ बी, ये आपको बताता है कि आपने किस डायरेक्शन में चला, और डायरेक्शन में चलना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए। देखो जैसे मान लो मैं बोलता हूँ भाई ऐसे लो ए ओ बी या फिर बी ओ ए ओ बी ओ ए, अल्टीमेटली तुम्हें इस एंगल पे आना है तो जा सकते हो। हाँ, दूसरा तरीका से देखो, मान लो सर मुझे अब इस एंगल की बात करना, तो ये एंगल को आप कैसे सकते हो, आप कहोगे सर बी ओ सी, बी ओ सी। दूसरे तरीके से आप जा सकते हो सर सी ओ बी, सी ओ बी। ओके सर, अब मुझे इस एंगल की बात करना सर, इस एंगल की, तो भाई देखो इस एंगल पे कैसा हो, अब ऐसे सी ओ डी, सी ओ डी। दूसरा सर डी ओ सी, डी ओ सी, जा सकते हो। हाँ, अब इस एंगल पे जा सकते हो सर, इस वाले एंगल पे आ रहा है तो आप इस पर से ए ओ डी, ए ओ डी, और इसको ऐसे जा सकते हो डी ओ ए, डी ओ ए। बताओ एंगल लिखना आया नहीं है, पहले ये बताओ भाई, जो नहीं आया ना बहुत पिटोगे तुम लोग। एंगल्स को ऐसे लिखते, ठीक है, आया समझ, थोड़ा थोड़ा बहुत आया होगा। हाँ, ठीक है। ऐसे लिखते हैं। अब सर जो मैं मेन कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहता हूँ वो तो आप सर लाइन पे देखो मैं, अब मैं जो मेन कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहता हूँ, जैसे मान लो सर ये जो है ना सर, ये एक्स है, ठीक है, अब इसके सामने वाला ये y होगा। ओके, अब सर जो x और y है ना सर, x और y ये बराबर होंगे किस रीजन से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, जो रीजन लिखा है ना वो रीजन आप लिखोगे, मतलब कि सर इसमें बात करोगे, यानी सर ए ओ डी, यानी सर ये एंगल जो होगा सर वो इस एंगल के बराबर होगा। हाँ होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, रीजन दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, ये जो एंगल होगा सर वो इस एंगल के बराबर होगा, किस रीजन से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। आया नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये हमारे जो कॉन्सेप्ट है ना सर, ये हमारा कॉन्सेप्ट था वर्टिकली अपोजिट एंगल से। इसे हिंदी में कहते हैं सर शीर्षा विमुख कोण। ठीक है, हिंदी में। इंग्लिश में कहते हैं सर वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब कि सर एक लाइन ऐसे है, इस लाइन वर्टिकल लाइन ये सॉरी, पहले बताओ आया या नहीं आया समझ में। सर सच का थोड़ा बहुत आ गया। ठीक, आप सर फटाफट चला शुरू करो सर, 27 मिनट हो गया, और भाई मुझे अभी भाई साहब ये कराना है यार, अब शुरू करता हूँ, ठीक है। अब यार नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आता है ना सर, वो आता है सर ट्रांसवर्स लाइन। ट्रांसवर्स लाइन वो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होंगे, उन्होंने सीखा होगा सर, इसे तिर्यक रेखा कहते हैं, तिर्यक रेखा है ना। ओके सर, ट्रांसवर्स लाइन को सर हिंदी में कहते हैं तिर्यक रेखा। अब तिर्यक रेखा होती क्या बताओ तो, मान लो सर दो लाइन है, एक लाइन ये गई, एक लाइन ये गई, एक लाइन सेगमेंट ये है, एक लाइन सेगमेंट ये है, ठीक है। अब इसको कोई ना तीसरी लाइन जो होती है इसको बीचों बीच कट करती है, तो इस तरह की जो लाइन होगी ना सर उसे कहते हैं सर तिर्यक रेखा, यानी कि सर ट्रांसवर्स लाइन। ओके, अब यार इस ट्रांसवर्स लाइन में बहुत सारी चीजें होती है। फिर पहला चीज होता है वो होता है कोरस्पोंडिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और एक होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता है कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देख रहे हैं यहाँ पे आपको एक एंगल दिख रहा है, तो सेम चीज यहाँ पे भी एक एंगल दिखेगा, तो इसे कहते हैं एंगल वन। यहाँ पे एंगल दिख रहा है, हाँ सर, इसे टू कह लो तो ये भी एंगल टू हो जाएगा। ये एंगल थ्री है तो ये भी एंगल थ्री होगा। अगर ये एंगल फोर है तो भाई ये भी एंगल फोर होगा। और ये जितने भी एंगल्स होंगे ना सर आपके, एंगल वन, एंगल वन, एंगल टू, एंगल टू, एंगल थ्री, एंगल फोर और एंगल फोर, इस तरीके की जो लाइंस होती है ना भाई, उसको हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बताओ आया या नहीं समझ में, आ गया सर, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बोलो बोलो, अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट सॉरी 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 क्रोस्पोंडिंग एंगल। ठीक है, इसे कहते हैं सर क्रोस्पोंडिंग एंगल। अब इसे जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है मैं बता रहा था सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का, तो भाई वो भी देख लो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है। देखो दो लाइन है, तीसरी लाइन से ऐसे काटती है। अब भाई देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, ये एंगल यहाँ पर दिख रहा है, इसके ठीक इसके इधर एंगल बनेगा, तो एंगल वन इक्वल्स टू एंगल वन, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल टू इक्वल्स टू एंगल टू। ठीक है, इस तरह के जो एंगल्स होते हैं ना बच्चों, इस तरह के एंगल, एंगल वन जो है ना वो एंगल टू के बराबर, और एंगल सॉरी एंगल वन इक्वल्स टू एंगल वन, और एंगल टू इक्वल्स टू एंगल टू। इस तरह के जो एंगल्स होते हैं उसे कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
अतः एक्शन है, मैंने आपको सारा पढ़ा दिया। अब इसके बाद आपको पता है कौन से पढ़ना पड़ेगा? अब आपको पढ़ना है सर जो नेक्स्ट कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया। सर कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया होती क्या, मैं आपको बताता हूँ। देखो कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया क्या होती है, इसको मिटो तो हम मिटो तो सर हमें जो बुक में दे रखा है ना सर आगे के क्वेश्चन, उसमें हमें सर कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया पढ़ना है, ठीक है। एक काम करते हैं भाई, देखो लेक्चर ज्यादा लंबा हो रहा है, इसको हम लोग यही पेंड करते हैं, ठीक है। लेक्चर ज्यादा लंबा हो रहा है, इसको यही पेंड करते हैं। एंड बाकी जो कांग्रेस वाला क्राइटेरिया था ना, जब मैं आपको ये चैप्टर जब पढ़ाऊंगा ना, तो 5-10 मिनट में मैं इससे सारे क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। तो बस ज्यादा कहाँ होते हैं, एक होता है एंगल एंगल, दूसरा होता है एंगल एंगल एंगल, तीसरा होता है साइड एंगल, तीसरा होता है साइड साइड। ये 3 कॉन्सेप्ट 4 कॉन्सेप्ट होते हैं, उसको मैं पढ़ा के फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तब तक के लिए भाई अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।